नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कूलम के बारे में। कूलम क्या है, कूलम्स लॉ क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज क्या है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो प्रॉपर्टी है वही मेरा चार्ज कहलाता है। मतलब चार्ज क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्रॉपर्टी को बोला गया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ना है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग मतलब कि कुछ जानकारी हासिल कर चुके हैं। अब हम लोग जानकारी हासिल करना है कूलम्स के बारे में, कूलम्स लॉ के बारे में और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कूलम क्या होता है। तो बच्चों हम लोग सीखना है कूलम। पहले तो हम लोग कूलम को सीखेंगे। जो वर्ड है, ये जो कूलम है, ये मेरा कूलम है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ये जो मेरा वर्ड है, ये सबसे पहले समझना है कि ये कहाँ से आया है। ये एक साइंटिस्ट के नाम से आया। वो साइंटिस्ट का क्या क्या नाम था? उस साइंटिस्ट का पूरा नाम था चार्ल्स यहाँ पर नहीं है, चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम। ये जो कूलम जो वर्ड आया है वो ये जो चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम के नाम से आया है। जो लास्ट में जो इसका जो टाइटल है, जैसे कोई बोलते हैं केपी वर्मा, बोलते हैं ना कभी कभी, वर्मा सर, तिवारी सर, ये तो लास्ट वाला वर्ड के आधार पे इसका कूलम बोला गया है। तो चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम ये नाम है पूरा, और ये है छोटा सा नाम। तो ये जो कूलम है, ये जो कूलम है बच्चों, ये जो कूलम है ये चार्ज का एसआई यूनिट है। सबसे पहले हम लोग सीखना है कि चार्ज का एसआई यूनिट है। ये मेरा जो कूलम जो वर्ड है वो चार्ज का एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट मतलब कि कोई अगर पूछे कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या बोला जाता है? कूलम। और कूलम को केवल एक कैपिटल लेटर से यूज करते हैं, सी। जैसे कोई बॉडी में चार्ज है, कोई बॉडी में चार्ज है, तो कितना चार्ज है उसको हम कैसे बोलेंगे? बोलेंगे कि 2 कूलम चार्ज है। जैसे हम लोग जैसे चीनी खरीदने जाते हैं दुकान में, तो बोलते हैं ना कि हमको चीनी चाहिए, तो दुकानदार पूछता है कितना चीनी चाहिए, तो एक हम लोग यूनिट बतलाते हैं उन लोग को कि अंकल जी हमको तो 2 किलो या 2 केजी हमको चीनी चाहिए। तो उसी तरह है बॉडी में जो है कि कितना चार्ज होना चाहिए, तो 2 कूलम होना चाहिए। तो ये जो कूलम जो वर्ड है हमको समझना है कि ये चार्ज का यूनिट है। जैसे मास का यूनिट केजी हो गया, उसी प्रकार चार्ज का यूनिट कूलम हो गया। तो जैसे लेंथ का यूनिट मीटर हो जाता है, कुछ किसी चीज़ को नापना है, मापना है, लंबाई किसी चीज़ का लंबाई मेजर करना है, तो हम लोग बोलेंगे किस यूनिट का यूज करते हैं? 5 मीटर, 6 मीटर या 2 सेंटीमीटर, इस तरह का हम लोग यूनिट यूज करते हैं। तो जो चार्ज जो है उसी प्रकार से हम लोग चार्ज का यूनिट कूलम में हम लोग मेजर करेंगे कि दो कूलम है, 4 माइक्रो कूलम है, 6 नैनो कूलम है। तो ये जो सी वर्ड आ रहा है वो कूलम है। तो हम लोग क्या सीखें कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, क्या होता है? कूलम होता है। जैसे फोर्स का यूनिट कोई पूछ दिया, तो फोर्स का यूनिट जैसे न्यूटन बोलते हैं, बचपन में हम लोग सीखते आ रहे हैं कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो उसी तरह क्या है, चार्ज का यूनिट क्या कहलाएगा? कूलम कहलाएगा। तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम है। तो हम लोग जान गए कि एसआई यूनिट। अब हमको ये वर्ड जो है बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। एसआई बहुत सारे जो गांव घर से हैं, जो अच्छे स्कूल में पढ़े हैं वो तो समझ रहे हैं, लेकिन जो गांव घर के बच्चे हैं वो नहीं समझ पाए। तो जो एसआई है इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, ये वर्ड का मीनिंग बतला रहे हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम किसका? ऑफ यूनिट। तो हम लोग एसआई को मतलब कि बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको हिंदी में बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इकाई। यूनिट का बोलते हैं इकाई बोला जाता है, इकाई बोलते हैं यूनिट को। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग इसका फुल फॉर्म बोलते हैं। अब समझना कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। तो जैसे बच्चों हम लोग भारत देश के वासी हैं, इंडियन है हम लोग, तो जो चार्ज का है, चार्ज को हम लोग दूसरे यूनिट में हम लोग नहीं ले सकते हैं। हम लोग चार्ज का यूनिट कूलम ही लेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया का आदमी क्या लेगा? चार्ज का यूनिट कुछ दूसरा चीज नहीं लेगा, वो क्या लेगा? वो भी कूलम लेगा। फिर अमेरिका का आदमी, जापान का आदमी, चाइना का आदमी, जो भी जहाँ जहाँ का आदमी है, जो चार्ज का यूनिट उनको क्या लेना है? जिस प्रकार मास का यूनिट केजी ले रहे हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन ले रहे हैं, उसी प्रकार चार्ज का यूनिट उनको भी कूलम लेना होगा। तो उसी को बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट।
मतलब कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय, मतलब कि पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में जो हम लोग रहते हैं, पृथ्वी में अलग अलग देश है, सब यही यूनिट को अपनाएगा। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट समझ गए, थोड़ा सा छोटा सा है, थोड़ा सा दिमाग में रखना है इसको भी। चार्ज का ऐसा यूनिट है मेरा कूलम, और उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ये इसका जो कैपिटल अक्षर है ये कैपिटल अक्षर से लिखा जाता है, छोटा सी नहीं लिखेंगे, 5 सी नहीं लिखेंगे, इसको हम बड़ा सी लिखेंगे। तो ये मेरा हो गया कूलम के बारे में। तो इतना हम समझ गए हैं कि कूलम क्या है, कि चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम के नाम पे रखा गया है। अब क्यों रखा गया है वो धीरे धीरे आप लोग सर्च कीजिएगा, धीरे धीरे आप लोग को मतलब इंटरेस्ट जागेगा। तो थोड़ा थोड़ा बहुत हम हिंट्स दे रहे हैं, आप लोग धीरे धीरे सर्च कीजिएगा कि कूलम क्यों रखा गया है नाम, इसके अलावा और साइंटिस्ट हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ तक सीख गए कि एसआई यूनिट चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। 1878 तक एक एसोसिएशन था, जैसे बहुत सारा एसोसिएशन होता है ना, उसी तरह एक इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में एसोसिएशन है। वो एसोसिएशन का नाम है ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस। ये ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस क्या किया कि वोल्ट, ओम, ये सब नाम अभी याद रखिएगा, धीरे धीरे आप लोगों को क्लियर होते जाएगा। फेराड, मतलब कि ये सबको परिभाषित किया था ये 1878 में ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस। लेकिन ये जो कूलम है, कूलम हो गया, फिर एम्पियर हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, मोटिव फोर्स को ये अप्रूव नहीं किए, मतलब किया हुआ था ये एसोसिएशन। तो ये जो है, ये जो अप्रूव हुआ इसका कूलम, एम्पियर या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो होता है वोल्ट, तो इसको अप्रूव किया था 1881 में, 1881 ईस्वी में। तो कौन अप्रूव किया था इसका, एक था जो एसोसिएशन था, उसका नाम था इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कांग्रेस, इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कांग्रेस। अभी इसका नाम चेंज होके क्या है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, उसको बोला जाता है IEC, मतलब कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। तो बच्चों ये मेरा बतलाने का कुछ मतलब कि क्या कारण है कि कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, IEC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पूछेगा, दूसरे के क्षेत्र में कुछ अलग अलग फुल फॉर्म आता है। तो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इस तरह का कभी क्वेश्चन पूछ दे, IEC का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन होता है, इसलिए हमको बताना था ये थोड़ा सा। तो मेन बताना है कि कूलम क्या है। कूलम एक ऐसा यूनिट है चार्ज का, ऐसा यूनिट एकदम दिमाग में खपा लेना है कि ये चार्ज का ऐसा यूनिट है। जिस प्रकार मास का केजी होता है, उसी तरह चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो बच्चों क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं उसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो अभी सीख चुके हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जो इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं वो समझ लेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कि एक एटम है, एटम का अंदर में क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है, उसके चारों तरफ क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, और इतना स्पीड में घूमता है कि वो धुआं के समान दिखता है, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इसमें एक गुण होता है, इलेक्ट्रॉन का गुण होता है, उस गुण को बोलते हैं चार्ज। यहाँ पे बीच में प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन में भी चार्ज होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही है मेरा चार्ज देने वाला। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है वो सीखना है। तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बहुत कम चार्ज, मतलब कि बहुत ही कम चार्ज। और ये जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। अब चार्ज का कैसा मतलब कि कैसा चार्ज होता है, तो इससे पहले हम लोग सीखे चार्ज दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है नेगेटिव चार्ज। दो ही चार्ज होते हैं, इससे ज़्यादा तो होता नहीं है, दो प्रकार का चार्ज होता है। और ये चार्ज का नामकरण किए थे वो साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये याद रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन।
कि ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरा नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है कि कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, हमको इसको याद करना है। और फिर दूसरा में क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कूलम जो वर्ड आ रहा है, समझ गए कि कूलम ये यूनिट का नाम है। अभी हम लोग सीखे थोड़ा देर पहले, ये मेरा यूनिट का नाम है। अब चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, उसका भी सेम चार्ज होता है 1-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक ठो में नेगेटिव चार्ज रहता है और एक ठो में पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, लास्ट वाला को पकड़ेंगे एन, तो एन से नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव होता है। और प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन में पहले वाले को पकड़ेंगे पी, पी से पॉजिटिव, तो प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज बोलेंगे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कैसे पढ़ रहे हैं वो भी आप लोग देखिएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर उसी तरह क्या होगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन में क्या होगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये मेरा कूलम है। तो कूलम यूनिट है चार्ज का। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है और वो चार्ज कितना होता है, इतना होता है, ये याद रखेंगे। अब सीखेंगे कि एक कूलम चार्ज में, एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है ना। तो कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन रहता है। मतलब क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को जमा करते जाएं, कितना इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन को जमा करेंगे तो उसका जो क्वांटिटी आएगा, कितना आएगा, 1 कूलम आएगा। 1 कूलम बराबर 625 गुना 10⁻16 इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो 1 कूलम होता है। तो कभी आप लोग बोल सकते हैं कि कूलम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कभी इंटरव्यू में पूछ दिया, कभी कहीं भी पूछ दिया कि 1 कूलम क्या होता है, तो 1 कूलम बोलिएगा कि 625 गुना 10⁻16 इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो चार्ज 1 कूलम के बराबर होता है। तो समझ गए। अब देखिए ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कैसे आया इलेक्ट्रॉन में, ये यहीं से आया। कोई जो साइंटिस्ट थे अपना जो एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन आ गया। इतना इलेक्ट्रॉन को हमको, जैसे हम लोग एक नियम भी सीखे हुए हैं बचपन में कि जैसे आम का दाम, 5 केजी आम का दाम मान लीजिए 50 रुपया है, तो 1 केजी आम का दाम क्या करते थे, 50 डिवाइडेड बाय 5 रुपया करते थे। इसको काटते थे, मतलब कि 10 रुपया। इसको बोलते हैं एक ही नियम हम लोग पढ़े हुए हैं बचपन में। तो 5 केजी आम का दाम 50 रुपया, तो 1 केजी का दाम 10 रुपया। उसी तरह हम इसको कैसे निकालेंगे, 625 गुना 10⁻16 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1 कूलम होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, 1/625 गुना 10⁻16 क्या होगा, कूलम होगा। अब इसको डिवाइड कीजिएगा, पलना टेकना कीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, आपको डाटा याद रखना है कि कितना, मतलब कि वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आएगा। यहाँ पे प्रोटॉन रहेगा तो पॉजिटिव, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो नेगेटिव, इसको डिवाइड। तो ये कहाँ से आया है, वो मेरा मकसद था कि ये बतलाना। तो 1 कूलम चार्ज क्या है, 625 गुना 10⁻16 इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होगा वो 1 कूलम का चार्ज होगा। तो चलिए यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखते हैं एक कुछ, मतलब कि जो हम लोग का, जो हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें एक बैटरी रहता है। कोई खरीदता है मोबाइल, चाहे फ्लिपकार्ट से, चाहे अमेजन से, कोई भी साइट से अपना खरीदता है, तो देखता है कि अरे यार मेरा तो 600 mAh है, 5000 mAh का बैटरी हम लिए, 7000 का mAh का बैटरी लिए, 3000 mAh का बैटरी लिए। तो ये देखता है कि किसका ज़्यादा है mAh। तो ये जो mAh है, ये क्या है, ये चार्ज का यूनिट है। mAh चार्ज का यूनिट है, mAh। ये जो mAh है, mAh, तो ये चार्ज किसका यूनिट है, चार्ज का यूनिट है। ये मेरा मकसद था बतलाने का कि चार्ज का एक दूसरा यूनिट है जो कंपटीशन में पूछता है। तो ये mAh जो है कैसे आया वो बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग जितना सीखना है वो सीखना है, ज़्यादा माइंड में टेंशन नहीं देना है। तो ये mAh अभी याद रखना है कि चार्ज का यूनिट है। तो हम लोग बैटरी को देखते हैं कि 6000 mAh का है, 5000, 7000, 3000 mAh का। तो ये जो बैटरी है, ये जो मेरा बैटरी है, तो हम देख लिए। तो ये जो है 6000, 5000, 3000 mAh का मतलब क्या है कि, मतलब कि इतना चार्ज वो बैटरी स्टोर कर सकता है।
वो बैटरी कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, 3000 जितना ज़्यादा एमएच का रहेगा उतना ज़्यादा स्टोर करेगा। तो एमएच का मतलब है उस बैटरी का कैपेसिटी कि वो बैटरी इतना कूलम का चार्ज या मतलब कि उतना चार्ज रख सकता है। अब जैसे क्या करते हैं कि बहुत सारा बैटरी डाउन होने लगा, तो ये जो बैटरी है जैसे मोबाइल में चलाते हैं तो बैटरी क्या होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होते रहता है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग होते 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 धीरे धीरे बैटरी फूलने लगता है, ख़राब हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत कोई का मोबाइल जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी बैटरी डाउन होता है, उसमें क्या है कि बहुत सारा ऐप है जो अपना काम करते रहता है, उसका जो एनर्जी को है खींचते रहता है, फिर चार्ज करता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग में वो बैटरी का जो अपना जो एनर्जी है वो खत्म हो जाता है। मतलब कि एनर्जी खत्म नहीं होता है, वो दूसरे रूप में ट्रांसफर होने लगता है, हीट के रूप में, ज़्यादा लाइट देने लगा, गर्म हो गया फ़ोन, तो अलग अलग एनर्जी के रूप में धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो इस तरह का है। तो ये जो है मेरा मेन मकसद है इमेज को थोड़ा सा आइडिया देना आप लोग को। तो हम लोग यहाँ कूलम के बारे में कुछ हम लोग जानकारी ले लिया। अब बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कूलम्स लॉ क्या होता है ना। कूलम्स इसमें हम लोग सीख दिए कि कूलम क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम का ही टाइटल को रख लिए हैं। क्यों रखे हैं वो आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग सर्च कीजिएगा कि उसके नाम पे क्यों रखा गया। और आईसी जो बोले थे, आईसी इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, कभी पूछ दिया तो वो हमको याद रखना चाहिए। तो एक तो जनरल मतलब कि जनरल एक तो कूलम होता है, जैसे 10,800 है। ये कूलम कितना एमएच के बराबर होता है ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये होता है 3000 एमएच के बराबर। मतलब कि 10,800 कूलम 3000 एमएच के बराबर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, अपना कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा कि 10,800 कूलम के कितना के बराबर होता है, 3000 एमएच के बराबर होता है। ये कभी कभी पूछता है, कभी कोई कंपटीशन में ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बोल देता है कि 10,800 कूलम कितना एमएच के बराबर होता है, तो 3000 एमएच के बराबर होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। चुके हैं कूलम क्या है। अब हम लोग सीखेंगे कि कूलम्स लॉ क्या होता है। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम क्या होता है हम लोग तो थोड़ा देर पहले हम लोग सीख चुके हैं, अब सीखेंगे कूलम्स लॉ। अब तो ये जो वर्ड है कूलम्स, इसको समझने में तो डर नहीं लगेगा। अब इसको हम समझ चुके हैं कि साइंटिस्ट का नाम है। और ये लॉ का मतलब क्या होता है, नियम। मतलब कि जो साइंटिस्ट थे कूलम, वो अपना एक नियम दिए, तो उसको बोल दिए कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या नियम दिए उसी को अब हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों ये जो लॉ है, जो पूरा नाम क्या है कूलम्स का, चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम, ये है नाम, याद रखिएगा आप लोग। तो इन्होंने क्या किया, जो साइंटिस्ट जो है ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया कि 1785 ईस्वी में ये अपना नियम दिए कूलम्स लॉ, जिसको कूलम्स लॉ के नाम से हम लोग जानने लगे। तो कूलम्स लॉ में क्या दिए थे, ये दिए थे कि 2 पॉइंट चार्जेस का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है वो काफ़ी दूर रहेगा। तो 2 पॉइंट चार्जेस को लिया, एक तो पॉइंट चार्ज को बोल दिए Q1 नाम दे दिए, दूसरा Q2। इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड तो कूलम में रहेगा। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले सीखे हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या रहता है, कूलम। तो ये बार बार हम बोलते रहेंगे जब तक आप लोग को याद हो जाएगा सुनते सुनते। तो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। तो उन्होंने लॉ दिया कि जो चार्ज है ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। तो उन्होंने नियम दिया कि जो अब मतलब कि चार्ज के बीच में क्या क्या होता है, चार्ज के बीच में हम लोग सीखे हुए हैं, तो हम लोग जाने हुए हैं कि नेगेटिव चार्ज क्या करता है, आपस में रिपल्सन होता है, मतलब कि दूर भागता है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, दूर भागता है। और एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज क्या करता है कि अट्रैक्ट होता है दोनों के बीच में। तो ये जो दूर भागता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये एक फोर्स अनुभव करता है, आपस में एक दूसरे के ऊपर में फोर्स अनुभव करता है। तो यही फोर्स चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम बतलाएं कि कैसे हमको निकालना है ये फोर्स। तो ये जो है अभी जो बोल रहे नेगेटिव, इसको बोला जाता है लाइक चार्जेस। पॉजिटिव लाइक चार्जेस। लाइक मतलब कि एक समान, और अनलाइक का मतलब होता है अलग अलग। जैसे एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये अनलाइक चार्जेस है। तो लाइक चार्जेस जो वर्ड है ये बार बार फिजिक्स में हम लोग का आता है, या मतलब कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आता है कि लाइक चार्जेस का मतलब एक समान चार्ज होना चाहिए, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अनलाइक का मतलब अलग अलग हो। तो लाइक जो चार्जेस है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो
तो हम लोग यहाँ तक सीख गए। अब क्या किया कि कूलम्स लॉ क्या बतलाए कि ये दोनों के बीच में कितना फोर्स है वो बतलाएं। तो कैसे करके, तो 2 पॉइंट चार्ज लिए, उसको क्या किए, कुछ डिस्टेंस में रखें, डिस्टेंस डी से डिस्टेंस, डी से डी फॉर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ कहीं कहीं बुक में आर लिखा हुआ रहता है, तो आप लोग जो मन है वो लिख सकते हैं आप, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डी लिख सकते हैं या आर लिख सकते हैं। हम डिस्टेंस बोल रहे हैं तो डी लिख दिए। तो ये इतना हम समझ गए। उन्होंने क्या बोला है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब कि वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, केवल मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं 2 लाइन में। ये जो लाइन हम खड़ा किए हैं ये मैग्नीट्यूड को केवल शो करता है। तो ये कहीं भी आप लोग देखिएगा, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता है। इसका मतलब जैसे कहीं क्वेश्चन भी देखिएगा, अगर -5 रहे तो इसका आंसर आप लोग 5 कहीं लिखिएगा। जैसे ये रहेगा -6 तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 6। जैसे +5 भी रहे तो इसका वैल्यू 5 निकल के आ जाएगा। तो ये इसका इस तरह का काम होता है। तो जो कूलम्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि ये दोनों जो चार्जेस है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर में जो फोर्स लगाता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट के बराबर। मतलब हम क्या बोले कि जो फोर्स लगेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो ये Q1 Q2 यहाँ पे प्रोडक्ट है, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस क्या होता है धीरे धीरे भी सीख जाएंगे अभी। तो 2 चार्जेस के बीच में मतलब कि क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट हो रहा है, और वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब फिर दूसरा क्या बोले कि जो फोर्स रहेगा दोनों के बीच में वो डिस्टेंस है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अभी समझेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो वर्ड है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम ये एक लिखते हैं, ये F इज, इसको पढ़ेंगे 1/d²। यहाँ पे सीखना क्या है, पढ़ने सीखना है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस हो गया। और इसको कैसे पढ़ेंगे, ये नीचे वाला को, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर रहेगा और इनवर्सली में रहेगा। मतलब कि नीचे जब आया एक के नीचे तो इसका मतलब इनवर्सली होगा। अब इसको समझेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है। तो ये जो है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 गुना Q2। मतलब कि क्या है कि ये दोनों का प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा तो मेरा फोर्स भी बढ़ेगा, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर में जो फोर्स लग रहा है वो भी बढ़ेगा। और इसमें क्या है कि डिस्टेंस अगर दोनों के बीच में मतलब कि और दूर जाएगा ये, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, तो फोर्स मेरा क्या हो जाएगा कि घटेगा। इनवर्सली का मतलब ये होता है। तो ये वर्ड आप लोग कहीं नोट करके आप लोग लिखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले पढ़ने तो सीखना है, धीरे धीरे पढ़ने सीखना है, कैसे कैसे होता है धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बच्चों हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ गए थोड़ा सा। अभी धीरे धीरे जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगेंगे तो ये वर्ड बार बार हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग को याद हो जाएगा। डायरेक्टली का मतलब है कि ये कहीं ऊपर नीचे नहीं है, डायरेक्ट है, ये कहीं बटा के रूप में नहीं है, भिन्न के रूप में नहीं है, फ्रैक्शन के रूप में नहीं है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 गुना Q2, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और F इज नीचे है, एक बटा नीचे, तो इसको पढ़ेंगे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। d² मतलब कि दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब इसको समझेंगे कि नीचे वाला बढ़ेगा तो ऊपर वाला ये जो है F वो घटेगा। इसको हम लोग थोड़ा देर में मतलब कि इसको सीख लेते हैं कि कैसे मतलब कि घटता है। मान लीजिए कि एक मैथ सॉल्व करते हैं छोटा सा। ये है मान लीजिए 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 2 को फिर नीचे वाला को बढ़ा रहे हैं, धीरे 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 ये 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। इसी तरह और बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे ये और घटते जाएगा। तो इनवर्सली का मतलब है कि ये नीचे वाला अगर मेरा बढ़ रहा है तो मेरा ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा कि घटेगा। तो ये समझिएगा, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल बात आगे आप लोग को समझ में आएगा। बहुत मतलब कि इसको समझ बहुत क्वेश्चन सॉल्व कराएगा ये इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। ये जो है नियम कूलम चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्स ने दिए थे और उसी को क्या बोल दिया, कूलम्स लॉ। दोनों के बीच का जो चार्जेस है, दोनों के बीच का फोर्स निकालने का ये काम करता है दोनों के बीच में। अब सीखेंगे कि किस तरह फोर्स निकाला जाता है, उसको हम लोग वेक्टर के रूप में सीखेंगे। वो याद रखिएगा, अभी वेक्टर के रूप में हम लोग इसको सीखेंगे बाद में। अभी हम लोग जो मोटा मोटी है जो नॉलेज लेना है वो हमको सीखना है वेक्टर के रूप में। मतलब कि इसका डायरेक्शन वगैरह भी देखेंगे कि कैसे, थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं। जैसे इसको बोलेंगे F12,
इसको पढ़ेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्जेस ड्यू टू सेकेंड चार्जेस। ये है वेक्टर के रूप में। इधर जो फोर्स लगाएगा ये इसके ऊपर में लगाएगा, वो कहलाएगा F21, मतलब कि फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। इस तरह का हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग अभी जो इजी वे है उसको हम लोग को सीखना है। तो चलिए हम लोग ये देख लिए, ये जो नियम है इससे हमको केवल ये पता चल रहा है कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा तो मेरा फोर्स बढ़ेगा, और डिस्टेंस अगर घटेगा बढ़ेगा तो मेरा फोर्स में भी घटेगा, बढ़ेगा और घटेगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। इससे मेरा ये पता चल रहा है। अब हमको ये पता नहीं चल रहा है कि कितना फोर्स बढ़ेगा और कितना फोर्स घटेगा, वो हम लोग सीखेंगे। ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इससे हम केवल सीख रहे हैं कि एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरे चीज़ में क्या इफेक्ट बढ़ रहा है वो चीज़, लेकिन कितना पड़ रहा है वो हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को मतलब कि दूर करना होगा। तो अब देखते हैं इससे आगे। अब ये हम थोड़ा बहुत समझ गए हैं बच्चों। अब इसको क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन कैसे करेंगे, तो ये देखिएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 मोड, इसको पढ़ेंगे मोड Q1 मोड Q2 डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। इस तरह का मेरा एक ये बन गया। इससे मेरा ये पता चल रहा है कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। बस ये कितना बढ़ेगा वो जानने के लिए ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनलिटी साइन। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाना होगा। तो हटाने के लिए एक यूज करते हैं कांस्टेंट, इसको हम लोग K या C से डिनोट करते हैं। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए बराबर का साइन दिया और K लिखे, और Q1 Q2 डिवाइडेड बाय D स्क्वायर, ये मेरा आ गया। अब इससे हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगा कि फोर्स का कितना वैल्यू आएगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। ये साइन को, तो बच्चों ये जो K है, ये K को बोला जाता है, ये है कांस्टेंट। अभी हमको समझेंगे कांस्टेंट क्या होता है। K को बोलते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हिंदी में बोला जाता है स्थिरांक। और स्थिरांक से हम लोग मीनिंग समझेंगे। हम लोग कांस्टेंट से मतलब मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन स्थिरांक से हम लोग मीनिंग समझेंगे। ये 2 वर्ड से बना हुआ है, स्थिर और अंक। मतलब कि ऐसा अंक जो स्थिर है, वो चेंज ना करे। मतलब कि हम अगर इंडिया में हैं तो इंडिया में वही अंक रहेगा जो जापान में रहेगा, या तो हम लोग पृथ्वी में हैं तो मंगल ग्रह में भी जाएंगे तो वही अंक रहेगा, मतलब वो चेंज नहीं करेगा। वो कहलाया स्थिरांक, मतलब कि स्थिर, जो अंक स्थिर हो, स्थिरांक बोले। कांस्टेंट से हम लोग मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं तो हम लोग समझेंगे उसको हिंदी से। तो इसीलिए हिंदी इंग्लिश अगर आप लोग मिला के पढ़ रहे हैं तो मतलब कि जल्दी आप लोग समझ पाइएगा। तो कांस्टेंट को बोले स्थिरांक। तो ये जो है कांस्टेंट है, और इसका स्पेशली नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि चार्ज मूव नहीं करेगा, रेस्ट में रहेगा। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चार्ज इन रेस्ट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, ये एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें स्टडी करना पड़ता है चार्ज इन रेस्ट में, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। कांस्टेंट का मतलब हम लोग समझ गए कि कांस्टेंट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है वो भी समझ गए कि हमको ऐसा स्टडी करना है जो चार्ज मेरा रेस्ट में रहे। तो अब ये जो कांस्टेंट है K का, उसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो E जैसा जो दिख रहा है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। इसका इस तरह का स्पेलिंग होता है EPSILON, एप्सिलॉन। और ये जो 0 है इसको बोलते हैं नॉट। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, एप्सिलॉन नॉट। और ये जो एप्सिलॉन है वो परमिटिविटी का सिंबल होता है, परमिटिविटी। चलिए हम लोग अभी धीरे धीरे सीखेंगे, यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं। तो K का जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 9 × 10⁹। ये वैल्यू है 9 × 10⁹। तो इसे आप लोग याद कीजिएगा कि ये मेरा K क्या है। अब इससे हमको फोर्स का एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगा कि मेरा दो चार्ज के बीच में आपस में कितना फोर्स लग रहा है। ये इक्वेशन से हम अब निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या सीख चुके हैं, इसको क्या बोले, इस E को बोले एप्सिलॉन, और ये 0 को बोले नॉट, तो इसको बोल दिए एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो वैल्यू है ये पूछता है 9 × 10⁹।
मतलब कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट है उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा वैल्यू है। अब इस इक्वेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय d²। ये हम लिख लिए। मेरा ये फाइनल इक्वेशन मेरा ये बना। और इसको आगे और जाने का है तो ये लिखेंगे 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाय d²। अब ये मेरा इसका यूनिट पूछता है कि ये जो फोर्स का यूनिट क्या होगा, ये इस फोर्स का यूनिट हो जाएगा। फोर्स का यूनिट तो हम लोग जानते हैं न्यूटन, लेकिन ये चीज़ आप लोग को क्वेश्चन में पूछेगा नहीं। कंपटीशन वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो ये चीज़ पूछेगा नहीं। पूछेगा तो इसके बारे में, ये क्या है, ये है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो ये जो ई जैसा लिख रहा है इसका नाम है, बोलते हैं इसको एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बोलते हैं। और ये क्या है, परमिटिविटी है। परमिटिविटी को डेनोट करते हैं। परमिटिविटी को डेनोट करने के लिए हम इस साइन का उपयोग करते हैं और इस साइन को बोला जाता है एप्सिलॉन, परमिटिविटी। अब समझना है कि परमिटिविटी क्या है। हम लोग इससे पहले वाले में ये जो यहाँ पे है एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे जान रहे हैं। हमको कंपटीशन में इसके बारे में पूछेगा कि ना कि ये सब के बारे में, ये 12th वाले बच्चों को पूछेगा। तो हम लोग सब एक साथ लेते हुए बढ़ रहे हैं। जहाँ पे कंपटीशन वाला पूछेगा इस फोर्स का वैल्यू मेरा क्या होता है, वैल्यू नहीं, यूनिट जो है वो न्यूटन में रहता है। तो इसका क्या पूछेगा अभी हम लोग सीखेंगे। पहले परमिटिविटी को जानते हैं। तो परमिटिविटी क्या है, ये एक एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है। तो परमिटिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द एबिलिटी of a substance to store electrical energy in an electric field। तो ये जो वर्ड है, अगर कुछ पूछ देगा व्हाट इज परमिटिविटी, तो इंटरव्यू में क्या बोलना है कि द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का क्षमता है, परमिटिविटी। और परमिटिविटी को डिनोट किया जाता है ये साइन से, और ये साइन को बोला जाता है एप्सिलॉन। तो हमको तो ये डिफिनेशन पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है कि जो परमिटिविटी का एसआई यूनिट है वो क्या बोलेगा, परमिटिविटी का जो एसआई यूनिट है वो रहता है फेराड पर मीटर। फेराड पर मीटर इसको बोला जाता है। इसका एसआई यूनिट क्या रहता है, F/m। F को बोलते हैं फेराड और ये है मीटर, फेराड पर मीटर। तो हम लोग जान गए एप्सिलॉन। और जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या एयर बोलते हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या इन की जगह में ऑफ हो जाएगा। ये जो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर। एयर का एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होता है और इसका वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर। ये जो यूनिट है ये दूसरा यूनिट में भी लिखा जाता है। जैसे हम लोग जो फोर्स वाला किए हैं अभी हम लोग, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय d²। इसका यूनिट हमको निकालना है तो क्या निकलेगा, पहले तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये उधर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट इधर 1/4 पाई, ये F इधर आ जाएगा गुना Q1 Q2 बाय d²। अब ये मेरा कांस्टेंट है। तो ये चार्ज का यूनिट अभी पढ़े हैं, कूलम होता है। दो चार्ज है तो कूलम गुना कूलम हो जाएगा। कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है तो ये खत्म। फोर्स का यूनिट हो जाता है न्यूटन और d² है तो इसका m का स्क्वायर, मतलब d मतलब डिस्टेंस और डिस्टेंस मतलब लेंथ और लेंथ का मतलब लेंथ का यूनिट क्या हो जाता है, मीटर। तो यहाँ पे d² है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कूलम स्क्वायर
पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा ये वाला। इसको आगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कैसे आ रहा है वो देखिएगा। ये जो आपका यूनिट आया, ये यूनिट आपका कंपटीशन में पूछ सकता है। कूलम पर न्यूटन, इसको पढ़ते हैं -1 को पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मेरा यूनिट हो गया। इसी के बदले में ये यूनिट भी पूछ सकता है, कभी ये पूछ लेगा कभी ये पूछ लेगा, दोनों में से। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो एप्सिलॉन नॉट है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर है, और उसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर या कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो है इस फॉर्मूला से, कूलम्स का जो लॉ था उस फॉर्मूला से हम ये यूनिट को हम निकालें। तो आपका वैल्यू ये पूछेगा, ये यूनिट पूछेगा, ये यूनिट पूछेगा आपका कंपटीशन में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे वर्ड आया एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट को बोलते हैं एक्चुअल। याद रखिएगा, इसका दूसरा नेम है एक्चुअल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके जगह पे एक्चुअल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर पूछ सकता है, या तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर। फ्री स्पेस को वैक्यूम भी बोलते हैं, वैक्यूम भी बोला जाता है। वैक्यूम मतलब जिसमें कुछ ना है। तो बच्चों हम लोग सीख चुके हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट है, एब्सोल्यूट का मीनिंग समझें, परमिटिविटी का भी मीनिंग समझें, फ्री स्पेस और वैक्यूम का जो वैल्यू है वो हम लोग सीखे हैं कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर होता है, और कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी। ये यूनिट आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। परमिटिविटी का ये डिफिनेशन आता है। कभी कभी पूछ सकता है रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, तो उसमें आप लोग देखिएगा ऐसा लिखा हुआ रहेगा, आर से रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है कि एप्सिलॉन नॉट के साथ हम लोग उसको रिलेशन अपनाते हैं। कैसा रिलेशन अपनाते हैं, तो देखिए ये है आर से रिलेटिव, ये है परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी बराबर इसे रिलेशन अपनाना है ये एप्सिलॉन नॉट से, मतलब कि इससे कंपेयर करना, इससे रिलेशन निकालना है। और ये जो ऊपर है ये या तो खाली रहेगा या तो यहाँ पे एम लिखा हुआ रहेगा। तो मतलब कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम या मीडियम परमिटिविटी बोल सकते हैं, या इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो मतलब कि वो समझना है कि मीडियम का परमिटिविटी है। और नीचे नोट एप्सिलॉन नोट का मतलब कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि ये मेरा क्या है, रेशियो है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रेशियो। इसको आप लोग अपने से खुद से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि क्या, कैसा डिफिनेशन लिख सकते हैं। इट इज रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर। इस तरह का रेशियो आप लोग बना सकते हैं। तो इसको हम लोग आगे डिटेल से सीखेंगे। अभी केवल आप लोग को नाम, केवल आप लोग को याद करवा दे रहे हैं कि क्या क्या है। तो अब मेरा क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, फेराड पर मीटर जो यूनिट है वो पूछ सकता है, या तो ये पूछ सकता है। तो ये आप लोग कंपटीशन के हिसाब से इसको आप लोग याद रखे रहिएगा। तो बच्चों अब हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे, अगर मतलब कि 12th वाले बच्चे को लिखना आ जाए, कंपटीशन वाले बच्चे को तो लिखना नहीं, मतलब कि पूछेगा नहीं, तो उसको कैसे लिखना है वो हमको अब सीखना है। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का एक दूसरा भी नाम है, वो क्या है दूसरा नाम, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है। कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको आप लोग भी याद रखिएगा। कूलम्स लॉ का दूसरा नाम क्या है, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ है। अब कूलम्स लॉ को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मतलब अकॉर्डिंग मतलब कि इस लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब के अनुसार होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मतलब कि या इस लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जो हम लोग फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। किसके बीच में, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज ईच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है उसका नेगेटिव साइन हटा के जो वैल्यू है वो है मेरा मैग्नीट्यूड, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, या स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे देयर सेंटर की जगह में देम भी लिख सकते हैं। मतलब कि अपने से आप डिफिनेशन बना सकते हैं। जब समझ गए तो हम अपने से डिफिनेशन बनाना है। तो पहले तो ये डिफिनेशन जो है मेरा क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जो मेरा फोर्स था वो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। क्यों है, क्योंकि चार्ज एट रेस्ट का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसलिए ये वर्ड आया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस है उसके बीच में हम लोग फोर्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मतलब कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये है मेरा मैग्नीट्यूड का ये सिंबल हो गया, इसको बोलते हैं मोड Q1 मोड Q2। फिर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम भी बोल सकते हैं, या देयर सेंटर भी बोल सकते हैं, 1/b²। ये हो गया। ये स्टेटमेंट से, ये जो छोटा सा मेरा मैथमेटिकल
एक्सप्रेशन है उसको हम लोग लैंग्वेज में लिख दिए। अब नोट्स में कुछ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स विल बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव डिपेंडिंग अपॉन वेदर चार्ज आर लाइक और अनलाइक। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले सीखे हैं कि मतलब कि लाइक चार्जेज और अनलाइक चार्ज क्या होता है, और लाइक चार्जेज में क्या होता है और अनलाइक चार्जेज में क्या होता है। तो वही चीज़ थोड़ा सा नोट्स बना के हम लोग लिखे हुए हैं। इससे क्या होगा कि जो सर रहेंगे कॉपी चेक करने वाले, उसमें मतलब कि हम लोग का अच्छा इंप्रेशन बनेगा, इसीलिए लिख दिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स विल बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव डिपेंडिंग अपॉन वेदर द चार्जेज आर लाइक और अनलाइक। चार्ज अगर लाइक रहेगा तो क्या होगा और अनलाइक रहेगा तो क्या होगा। फिर दूसरा क्या है, दूसरा नोट्स, द फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेज। ये जो है द फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेज, इसका लिखने का मेरा पर्पस है कि जो मेरा फोर्स है वो मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो मेरा है फोर्स जो निकलेगा वो मेरा वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर अभी जब वर्ड आ ही गया है तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। वेक्टर दो प्रकार का क्वांटिटी होता है, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। स्केलर का मीन्स है कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड रहेगा, इसमें डायरेक्शन नहीं रहेगा। जैसे हम कोई चीज़ 5 kg चीनी लिए तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, उसको सिंपली हम 5 kg चीनी बोले। और वेक्टर का मतलब है कि जैसे कोई बॉडी है, इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो फोर्स लग रहा है बॉडी में, तो इसमें मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और किधर ये बॉडी मतलब मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये जो बॉडी में जो फोर्स लग रहा है उसमें क्या क्या आया, एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब 5 न्यूटन, और डायरेक्शन भी है कि मतलब कि ये किधर बढ़ रहा है, इधर अगर ईस्ट बोले मतलब पूर्व की ओर, तो ईस्ट की ओर 5 न्यूटन। तो इसमें क्या है कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड रहे और डायरेक्शन रहे वो कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड रहे उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये हम बाद में और डिटेल से समझेंगे, अभी केवल आप लोग को नाम याद रखना है कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। इसको हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं, द फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, तो ये वेक्टर के कारण हम लिखे हुए हैं। जैसे ये पॉइंट चार्जेस है, ये है मेरा Q1, ये है मेरा Q2। अगर Q1 के कारण Q2 में जो फोर्स लगता है तो इसका जो सेंटर और ये जो अगर हम इसको मिलाते जाएं तो एक लाइन बनेगा, और इस लाइन के अलोंग, मतलब कि अलोंग का मतलब है मतलब कि उसी और, अलोंग का मतलब कि उसी लाइन के ये में वो फोर्स लगेगा, इसका डायरेक्शन उधर हो जाएगा। और इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा, इसका सेंटर का जो लाइन जॉइनिंग रहेगा, जो लाइन रहेगा उसी डायरेक्शन में लगेगा। तो ये मेरा इसका मीनिंग ये होता है। अब आगे अब बढ़ते हैं। मेरा तो डिफिनेशन पता चल गया कि डिफिनेशन हमको किस तरह का लिखना है। केवल ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, उसी को आप उसको मतलब कि लैंग्वेज में लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे कि हम फिगर ड्रॉ करेंगे। पहला स्टेप है स्टेटमेंट हमको लिखना, दूसरा स्टेप में जो नोट लिखे हुए थे वो नोट लिखना, तीसरा स्टेप में मेरा क्या रहेगा, फिगर रहेगा। तो 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2 जो एक डिस्टेंस में रखा हुआ है, अलग मतलब कि थोड़ा सा दूर में, और वो जो लेंथ है उसका डिस्टेंस है D। तो फिर हम लोग ये जो फिगर बना इसी को हम डिस्क्राइब करते हैं नीचे में। तो कंसीडर का मतलब माना 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 होल्ड ए डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम। तो क्या, कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 होल्ड ए डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम, मतलब कि अपार्ट मतलब कि कुछ मतलब कि दूरी में रखे हुए हैं। किस में रखे हुए हैं, ये वैक्यूम में रखे हुए हैं। कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 होल्ड मतलब रखना ए डिस्टेंस अपार्ट, मतलब कुछ दूरी, इन वैक्यूम मतलब कि वैक्यूम में हम लोग रखे हुए मान लिए हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम लोग जान गए, इसीलिए अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार होता है। अकॉर्डिंग का मतलब के अनुसार, कूलम टू मतलब से, कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अनुसार द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन द चार्जेज इज गिवन बाय, क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, जो अभी बतलाएं थोड़ा देर पहले, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। हम यहाँ पे बोल दिए मैग्नीट्यूड, जब वर्ड यूज किए तो यहाँ पे तुरंत हम लोग को मोड लगा देना है। मोड लगाने से क्या होगा कि वो मेरा मैग्नीट्यूड मेरा बन जाएगा, और एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। अब इसको क्या करेंगे कि दोनों को इक्वेशन मान लेंगे 1 और 2, दोनों को क्या करेंगे आप कंबाइन कर देंगे। तो क्या लिखे, ऑन कंबाइनिंग देम F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 मॉड Q2 डिवाइडेड बाय d²। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो इसके जगह पे ये k लिखे, तब मेरा इक्वेशन मेरा पूरा बन गया, F बराबर k मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 डिवाइडेड बाय d²। ये मेरा इक्वेशन बन गया, ये मेरा इक्वेशन बन गया। अब इसको कुछ डिस्क्राइब करेंगे, कैसे कैसे स्टेप बढ़ रहे हैं वो सीखना है। के, अब के को क्या बोलते हैं कि कांस्टेंट बोला जाता है। तो क्या इसके बारे में आप कुछ जानकारी दे देते हैं। के बराबर क्या है, ए कांस्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट एम्प्लॉयड एंड द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच द चार्ज आर प्लेस्ड।
जो चार्ज जिसमें प्लेस रहता है उस पर डिपेंड करता है। और ये जो के का नाम है, इसके जगह पे ये ना लिखने के बदले में हम इसको लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लिख दिए, है ना, ये लिख दिए। तो उससे मेरा ये लिखने का झमेला खत्म हो गया। अब इस वैल्यू का मतलब कि के का कितना वैल्यू होता है वो लिखेंगे कि 1/4πε0। इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट का अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखें कि इसका वैल्यू कितना होता है, वो वैल्यू लिखेंगे 854 × 10⁻²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁻9 आएगा मेरा। अब एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ गया, और सही हम इसके बाद इसके बारे में लिख दिए। क्या लिखें? एब्सोल्यूट, क्या लिखें? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका वैल्यू लिख दिए 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कैसे आया अभी हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे आया। ये कंपटीशन में पूछेगा, इसका वैल्यू पूछेगा, ये सब तो पूछेगा नहीं, डायरेक्ट ये पूछेगा एप्सिलॉन नॉट इनमें से मतलब कि क्या कहलाता है, और एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, ये हमको याद रखना। कंपटीशन में ये पूछेगा। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे बढ़े। फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 में हम लोग क्या बोले कि स्टेटमेंट लिखें कूलम्स लॉ का। दूसरा में क्या लिखें, दूसरा में क्या बतलाएं कि जो मेरा, दूसरा में हम लोग नोट्स कुछ लिखें। नोट्स के बाद तीसरा में क्या बनाएं, फिगर बनाएं, ये जो फिगर है वो बनाएं। फिर चौथा स्टेप में क्या लिखें कि फिगर का डिस्क्रिप्शन लिखें, फिगर डिस्क्रिप्शन। ये आप लोग याद रखिएगा ना स्टेप, तो ऑटोमेटिक आपको बैठ जाएगा। फिर फिगर डिस्क्रिप्शन के बाद क्या लिखें, जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको हम लोग लिखें, फिर कंबाइन किए। फिर कंबाइन में हमको के का मीनिंग आ गया, के को क्या बोलते हैं वो सीखना है। फिर के में आ गया मेरा एप्सिलॉन नॉट का ये मतलब, इसके बारे में कुछ जानकारी दे देंगे, इसका वैल्यू लिख देंगे या इसका यूनिट लिख देंगे, वैल्यू और यूनिट भी लिख देंगे। अब चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं फाइनल इक्वेशन की ओर। मेरा ये जो बनेगा वो मेरा फाइनल क्या बनेगा। तो बच्चों अब हम लोग क्या मतलब कि आगे अब बढ़ रहे हैं कि मतलब कि इक्वेशन को और आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो एफ बराबर हम लोग क्या लिखें, के की जगह में 1/4πε0। इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया है, हम इसको बार बार हम कंसंट्रेट करने का कोशिश कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। फिर Q1 Q2 इसको मोड में लिख देना है, डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब इसका वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। ये हो गया मेरा न्यूटन में, फोर्स का है तो फोर्स का यूनिट मेरा न्यूटन में आता है। आप लोग को एक नंबर के हिसाब से आप लोग को क्या पूछेगा कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछेगा या वैल्यू पूछेगा। ये तो इसका हम लोग देखें कि कैसे निकालते हैं। इसको ले जाना है इधर, तो ये बन जाएगा ये 1/ और एफ आ जाएगा इधर, जो हम लोग गुना करते हैं मैथ में कि इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड आ जाएगा। तो इस तरह का हम लोग ये बना लिए। अब इसका यूनिट हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर। नीचे में है कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है, एफ का न्यूटन, ये डी का मीटर स्क्वायर, ये भी यूनिट है। अब इसको हम एक लाइन में लिखना चाह रहे हैं तो कूलम स्क्वायर ये हो जाएगा -1 मतलब कि न्यूटन पर मीटर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया यूनिट। ये किसका हो गया, एप्सिलॉन नॉट का। तो ये आप लोग को एक नंबर या MCQ क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब हम लोग कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, तो नोट्स आप लोग भी बनाइएगा इसी तरह, वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। तो ये जो है ER लिखा हुआ है, मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी। ई जो लिखा हुआ है, ई तो ऐसा लिखा था लेकिन ये थोड़ा घुमा हुआ है, तो इसका मतलब है ये परमिटिविटी का साइन है। तो रिलेटिव परमिटिविटी बराबर क्या हो गया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऊपर वाले को बोलते हैं, नीचे वाला को एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोला जाता है, नीचे वालों को एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम बोलते हैं। अब इसको डिस्क्राइब कर दिए थोड़ा सा कि मतलब कि वेयर एप्सिलॉन आर बराबर रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए रिलेटिव परमिटिविटी को कहीं दूसरे जगह पे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा कि रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो नोन एज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइइलेक्ट्रिक को बोला जाता है एक तरह से इंसुलेटर। इसको भी याद रखिएगा, इंसुलेटर। इंसुलेटर, अब इंसुलेटर वर्ड आ गया तो इसको हम थोड़ा सा और एक आइडिया दे देते हैं कि इलेक्ट्रिकल के टर्म में मटेरियल को 3 भाग में बांटते हैं। क्या क्या भाग में बांटते हैं, पहला है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर। कंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर का मतलब जिसमें इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो, इंसुलेटर में जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। अब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का जो आता है उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ये भी याद रखिएगा। इंसुलेटर में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, मतलब कि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है।
तो ये हो गया इंसुलेटर। तो डाई इलेक्ट्रिक का मतलब बतला देते हैं इंसुलेटर। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी बोला जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑल्सो नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब तीसरा मेरा पॉइंट क्या है, फॉर एयर और वैक्यूम, मतलब कि वैक्यूम या एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट का रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। आप लोग को क्वेश्चन में ये पूछेगा कि रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव वर्ड यूज कर देगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी के जगह में रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम पूछेगा आप लोग का कंपटीशन में, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। और इसका यूनिट क्या रहेगा, ये यूनिट लेस है। क्यों? अब अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को दिमाग फिर लगाना है, कंपटीशन में दिमाग ही टेस्ट करता है आप लोग को। तो क्या टेस्ट करेगा, हम लोग को एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछ देगा। तो यूनिट हम लोग देखे हुए हैं कि 8.8554 इंटू 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर होता था, या कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता था। ये यूनिट पूछ सकता है। लेकिन एप्सिलॉन आर का ये यूनिट नहीं होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नहीं तो कभी कभी कंफ्यूजन, मतलब कि हड़बड़ी में आदमी मार देता है। ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4, उसमें देख रहा है ये तो याद किए हैं हम, तो तुरंत इसी को मार दिए, अब सही क्वेश्चन मतलब खुशी खुशी निकलेंगे। तो वो नहीं, हम लोग को दिमाग में लगाना है कि यहाँ 0 है कि आर है। आर रहेगा तो यूनिट लेस रहेगा, और यहाँ 0 रहेगा तो हमको ये ऑप्शन मानना है। तो ये हम लोग सीख गए एप्सिलॉन नॉट। और इसका वैल्यू भी पूछता है कि रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब एप्सिलॉन आर किसका, एयर और वैक्यूम का कितना रहता है, 1 रहता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो फॉर ऑल द अदर इंसुलेटिंग मटेरियल द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इज मोर देन 1। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बतला सकता है, हम लोग कूलम्स लॉ से बहुत कुछ सीख रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो सब हम लोग आइडिया लगा रहे हैं। तो जो वैल्यू ऑफ कोई मीडियम दे देगा, उसका बोलेगा कि रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा। 4 को ऑप्शन दे देगा, 1 पहला ऑप्शन में, दूसरा दे देगा ग्रेटर देन 1, फिर तीसरा दे देगा लेस देन 1, फिर चौथा दे देगा नन ऑफ अबव, इस तरह का ऑप्शन दे देगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम अगर कर दे तो वो क्या रहेगा, ये मेरा जो है 1 से ज़्यादा रहेगा। ये जो वर्ड है मोर देन 1, इसको टिक मानना है। तो द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज मोर देन 1। तो हम लोग यहाँ तक सीख गए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा सीखे हुए होंगे। जो मतलब कि कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। अब वीडियो लंबा होने के कारण जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हम सोच रहे थे कि इसमें बनाए, ये आप लोग को नेक्स्ट आने वाला वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।